गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको डेली डिक्टेशन मिल सके। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ आपराधिक बर्ताव पर लगाम लगाने के मकसद से देश में बने कानूनों के लिए समाज को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी है। कानूनी सख्ती के साथ साथ सामाजिक स्तर पर चले जागरूकता कार्यक्रमों की वजह से यौन हिंसा के प्रति काफ़ी लोगों के रूढ़ दृष्टिकोण में बदलाव आया है और ऐसे मामलों को बेहद संवेदनशील माना जाता है। जाहिर है, ऐसे अपराधों की रोकथाम में कानूनों की सबसे अहम भूमिका होती है, लेकिन यह आखिरी तौर पर अदालत पर निर्भर करता है जहां किसी मुकदमे का फैसला सुनाया जाता है। अफसोस की बात यह है कि कई बार अदालतों में यौन हिंसा से संबंधित कानूनों की व्याख्या इस तरह की जाती है जो आखिरकार अपराधी के हक में चली जाती है। हालांकि अच्छा यह है कि न्यायतंत्र में सुनवाई की बहुस्तरीय व्यवस्था है और किसी खास मामले में निचली अदालत या उच्च न्यायालयों के फैसले से उपजे विवाद की स्थिति में इस तरह की असावधानी या गलत व्याख्याओं को समय रहते दुरुस्त भी कर लिया जाता है। हाल में बम्बई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ का एक फैसला सुर्खियों में आया जिसमें एक बच्ची के यौन हिंसा के मुकदमे में न्यायाधीश ने ऐसी व्यवस्था दी जिससे ऐसे मामलों के प्रति दृष्टिकोण पर तीखा सवाल उठा। इस फैसले में यह कहा गया था कि अगर एक वयस्क पुरुष ने 12 साल की लड़की के वस्त्रों के ऊपर से छेड़छाड़ की है या चमड़ी से चमड़ी का संपर्क नहीं हुआ है तो वह पॉक्सो यानी यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण कानून के तहत अपराध के तौर पर नहीं देखा जाएगा। यह मामला यौन हिंसा नहीं, यौन उत्पीड़न के अंतर्गत आएगा, जबकि निचली अदालत ने इस मामले में अभियुक्त को पॉक्सो के तहत दोषी माना था। बम्बई हाई कोर्ट की व्याख्या किसी भी संवेदनशील व्यक्ति के साथ साथ खुद न्याय व्यवस्था के लिए भी एक परेशान करने वाली बात थी। स्वाभाविक ही इस फैसले को लेकर हर स्तर पर चिंता जताई गई। राहत की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिना देर किए इस मामले में नागपुर पीठ के फैसले पर रोक लगा दी। गौरतलब है कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों और खास तौर पर यौन हिंसा को लेकर बने कानूनों में चमड़ी से चमड़ी के स्पर्श जैसी शर्त का उल्लेख नहीं है। यूं भी महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जो प्रकृति रही है उसके व्यापक दायरे और जटिलता के मद्देनजर यह अपने आप में एक उथली समझ है कि यौन हिंसा केवल चमड़ी से चमड़ी के संपर्क को माना जाए। आए दिन महिलाओं या फिर लड़कियों और यहाँ तक कि छोटी बच्चियों से यौन दुर्व्यवहार के जिस तरह के मामले सामने आते हैं उसमें ऐसी शर्त को फैसले का आधार बनाने के नतीजों का अंदाजा लगाया जा सकता है। सवाल है कि एक जघन्य अपराध के रूप में बलात्कार आखिर
किन प्रवृत्तियों का अंजाम होता है। समाज के सभ्य और आधुनिक होने के साथ साथ यौन हिंसा की परिभाषा भी ज़्यादा संवेदनशील और व्यापक हुई है और न केवल छेड़छाड़ बल्कि किसी महिला के खिलाफ प्रत्यक्ष या परोक्ष भाषिक अश्लील टिप्पणियों को भी इसके दायरे में माना जाता है। महिलाओं और पुरुषों के जीवन और सामाजिक स्थितियों में जो परतें हैं उसमें पितृसत्तात्मक नजरिया और सोच ज़्यादातर भावों और व्यवहारों को संचालित करती है। इसमें स्वाभाविक तौर पर महिलाओं को अलग अलग तरह की वंचना, मानसिक और शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ता है। एक बराबरी आधारित समाज में अदालतों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे महिलाओं के लिए न्याय सुनिश्चित करें। इसके लिए पितृसत्तात्मक सोच की बुनियाद पर खड़ी स्त्री विरोधी धारणाओं पर चोट सबसे पहली जरूरत है। 26 जनवरी को किसान परेड के समय जिस तरह कुछ उपद्रवी लाल किले में घुसे और काफी तोड़फोड़ की, उसकी प्राचीर पर अपना झंडा लहरा दिया, उसमें कई पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आईं, उसकी स्वाभाविक ही व्यापक निंदा हो रही है। खुद आंदोलन में शामिल कुछ किसान संगठन और नेता भी इस घटना से क्षुब्ध होकर खुद को अलग कर चुके हैं, मगर राजनीतिक दलों को जैसे इसे लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने का मौका मिल गया है। कांग्रेस ने इस घटना के लिए सत्तारूढ़ भाजपा को दोषी करार दिया है और सीधे सीधे गृह मंत्री को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। तो आम आदमी पार्टी ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। उधर भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस के उकसाने की वजह से यह घटना हुई। किसान नेताओं का कहना है कि पुलिस ने तय मार्गों को बंद करके परेड को भ्रमित कर दिया, जिसकी वजह से कुछ उपद्रवी तत्व भीड़ को मोड़कर लाल किले की तरफ ले जाने में सफल रहे। अलग अलग तस्वीरों में उपद्रवी तत्वों की हरकतें भी सामने आ चुकी हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों का एक दूसरे पर दोषारोपण एक तरह से घटना की असलियत के सामने आने में बाधा बन सकता है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कुछ किसान नेताओं और लाल किले पर झंडा फहराने में शामिल लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अभी पूछताछ और जांच होनी है, जिससे हकीकत सामने आएगी। इसलिए इस घटना को राजनीतिक रंग देने की फिलहाल कोई तुक समझ नहीं आती। कम से कम सत्ता पक्ष से इस घटना की असलियत पर ध्यान केंद्रित करने की अपेक्षा की जाती है। इस घटना से जुड़े कई सवाल अनुत्तरित हैं, जिसके जवाब दिल्ली पुलिस और सत्ता पक्ष को देने हैं। दूसरी बात की इस आंदोलन के नेताओं ने चूंकि शुरू से खुद को राजनीतिक दलों से दूर रखा था, इसलिए इसमें किसी दल की प्रत्यक्ष भूमिका नजर नहीं आती। लाल किले पर चढ़े कुछ उपद्रवियों की पुरानी तस्वीरें जरूर सोशल मीडिया पर सवालों के साथ साया हो रही हैं, मगर वह भी किसी की पक्षधरता का पुख्ता प्रमाण नहीं हो सकती। असल सवाल यह बना हुआ है कि आखिर सुरक्षा व्यवस्था में कहाँ कमी हुई कि
लाल किला जैसी संरक्षित इमारत में इतने बड़े पैमाने पर उपद्रवी घुसकर अपनी साजिश को अंजाम देने में सफल हो गए। पुलिस को इसकी निष्पक्ष जांच करनी और माकूल जवाब देना चाहिए। स्टॉप।